स्वागत है आपका करंट अफेयर वीडियो में, जो मैं रोज लेके आता हूँ सुबह 7 बजे लाइव आपके लिए। ये वीडियो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करती है, आपके करंट अफेयर पार्ट को। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर, उससे रिलेटेड ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर इज सेंट्रल sector scheme for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, providing central assistance to the tiger state for the tiger conservation in designated tiger reserve. Satkosika Tiger Reserve is the first tiger reserve to have successfully relocated Royal Bengal tiger in India. Which of the statement given above are correct? Your options are A 1 only, B 2 only, C बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉर 2। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इनकरेक्ट। तो जैसा आप देख रहे हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, और इसमें जो टॉपिक जो आपके लिए है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये सेंट्रल की स्कीम तो है, बट ये सेंट्रल की खुद की स्कीम ना होकर ये स्पॉन्सर स्कीम है। और सेकंड जो बात बोली गई है कि ये सतकोशिका टाइगर रिजर्व, तो ये फर्स्ट टाइम ये सतकोशिका टाइगर रिजर्व में लॉन्च नहीं किया गया था, ये किसी और उसमें किया गया है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो गया इसका, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब डिटेल में जान लेते हैं कैसे। तो जैसे पहले बोला गया कि ये प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रल की स्कीम ना होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है। अब दोनों में डिफरेंस ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खूब उसे इंप्लीमेंट करती है, लेकिन जो स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती बल्कि उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। और इस स्कीम के अंदर भी, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी काम तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, पर इस स्कीम के लिए जो फंडिंग की जाती है वो सेंटर की तरफ से आता है। और ये कोलैबोरेशन से होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। यानी कि फर्स्ट स्टेट में सब कुछ सही था, बस एक गलती ये हो गई थी कि स्पॉन्सर स्कीम है ये, ना कि सेंट्रल की स्कीम है। तो बस ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। और सेकंड स्टेटमेंट में जो टाइगर रिजर्व की बात की गई थी, तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है जहां पे फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, जहां पे 20 बंगाल टाइगर को सेफली इनको रिलोकेट किया गया था। यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, ना कि 1 ना ही 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू द अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड द क्लासिकल स्वाइन फीवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CSF का मतलब यहां पर है क्लासिकल स्वाइन फीवर अफेक्ट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग ओनली। ASF का मतलब यहां पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। बोथ ऑफ देम आर द ट्रीटेबल एंड क्यूरिंग ऑफ द अफेक्टेड पिग इन द ओनली ऑप्शन। ASF is the only listed the World Organization for the Animal Health. Which of the statement given above are not correct? Your options are A 1 and 2 only, B 3 and 4 only, C 1 and 3 only, D 2 and 4 only. तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट। तो आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया, यानी कि गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। और इसमें जो टॉपिक पूछा गया आपसे, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर इन दोनों के बारे में है। तो चलिए आपके पास ये चार स्टेटमेंट है, ये चार स्टेटमेंट है। चारों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए एक बार और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्या इसका सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले जो आपसे बोला गया कि CSF यानी कि ये CSF का ये मतलब है यहाँ पे क्लासिकल स्वाइन फीवर, और ASF का मतलब है यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर। यानी कि CSF जो अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है डोमेस्टिक पिग को लिए, यानी कि जो घरों में जो पाले जाने वाले जो सुगर होते हैं सिर्फ उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो बोला ASF जो है ये ASF कैन बी प्रिवेंटेबल, इसको यानी प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि वैक्सीन के द्वारा इसको बचाया जा सकता है, ये बात बोली गई है। अच्छा, थर्ड में बोला कि दोनों ही डिसीज, यानी कि डिसीज अफ्रीकन स्वाइन फीवर और दूसरा ये क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये दोनों ही डिसीज इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका केयर नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में आपसे जो बोला गया है कि ये दोनों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की लिस्ट में, उसकी लिस्ट में ये बीमारियां मेंशन है, नहीं मेंशन है, नॉट मेंशन है, यानी कि लिस्टेड नहीं है। आपको इस हिसाब से ये चारों ऑप्शन देख करके अपना आंसर बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और इस क्वेश्चन में आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था, नॉट करेक्ट, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि इसको प्रिवेंट नहीं, इसको जैसे बोल रहा है प्रिवेंट किया जा सकता है, जबकि ये प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि ये गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद नॉट लिस्टेड है, नॉट लिस्टेड नहीं, ये लिस्टेड है, यानी कि ये भी गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही था, सेकंड एंड फोर्थ गलत था। क्वेश्चन में गलत पूछा गया था आपसे, नॉट करेक्ट पूछा गया, तो उस हिसाब से जो आपका आंसर है, आंसर हो गया आपका डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि रिसेंटली एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की एक इंडेक्स आया है, जिसके हिसाब से ये है कि इंडिया की जो रैंकिंग है पहले 140 थी, अब वो 140 से 142 हो गई है, यानी कि इंडिया की रैंकिंग और खराब हो गई है। इस वजह से ये क्वेश्चन काफी न्यूज में है आपके लिए, ये टॉपिक काफी न्यूज में हो गया। तो स्टेटमेंट क्या है पहले उसे पढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया, इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि इसे ITU ने इसे रिलीज करती है, पहले ये बोला गया है। और दूसरा आपसे बोला इट इज इट्स पैरामीटर, इसका जो पैरामीटर है रैंकिंग डिसाइड करने का वो इंक्लूड करता है प्लूरिज्म एंड द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग द न्यूज प्रोडक्शन, या न्यूज के प्रोडक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और इसका प्लूरिज्म यानी कि बहुलवाद, इसके दो फैक्टर हैं जिससे ये रैंकिंग डिसाइड होती है। इस हिसाब से आपके पास स्टेटमेंट जो है, दो स्टेटमेंट हो गए और इनके ऑप्शन हो गए A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नाइदर 1 नॉट 2। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि B ओनली इसका आंसर हो गया, यानी कि सेकंड B ऑप्शन सही है, सेकंड ओनली जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। गलती क्या है इसके अंदर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इसे रिलीज करती है इंडेक्स को, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नहीं, इसे ये रिलीज ना करके इसे रिलीज करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसे ये रिलीज करती है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इसे रिलीज करती है इस इंडेक्स को। और इस इंस्टीट्यूशन का एक और नाम है रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर, RSF भी बोल सकते हैं इसे, या फिर दूसरा इसका जो पॉपुलर नेम है जो ज्यादातर न्यूज में रहता है वो है इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये इसे रिलीज करती है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, सेकंड जो स्टेटमेंट है, हाँ सेकंड स्टेटमेंट में जो फैक्टर है इसके अंदर कुछ बातें जो मेंशन की गई थी बिल्कुल सही है, उसके अलावा भी कुछ और फैक्टर हैं जो इसके पैरामीटर हैं जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वे रैंकिंग, तो वो ये है प्लूरिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया इन्वायरमेंट, सेल्फ सेंसरशिप और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज, यानी कि न्यूज के प्रोडक्शन के लिए बहुलवाद, या फिर कि मीडिया को जितनी इंडिपेंडेंस दी जाती है, मीडिया के लिए कैसी इन्वायरमेंट किया गया है, मीडिया को कितना स्पॉन्सरशिप दिया जाता है, और इस तरह की जो ट्रांसपेरेंसी है मीडिया के काम में, तो और उसकी क्वालिटी कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सारी फैक्टर जो हैं ये डिसाइड करती है इस रैंकिंग को। और इसे जो पब्लिश करती है, पब्लिश करने वाली इंस्टीट्यूशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इंडिया की जो फिलहाल में रैंकिंग है 142 है, जो कि पहले 140 थी, अब और डिक्लाइन हो गई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द मैग्नेटोस्फीयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैग्नेटोस्फीयर यानी कि हमारे जो अर्थ है उसमें जो लेयर बाय लेयर जो स्फीयर होती है, लेयर बाय लेयर जो उसकी सतह होती है, तो उसमें से एक सतह है मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि जो मैग्नेट से बना हुआ स्फीयर आप जो पार्ट कह सकते हो उसकी बात की जा रही है। अच्छा, इसमें जो आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, इट इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द इंटरप्लैनेटरी मैग्नेट फील्ड विद अर्थ मैग्नेट फील्ड, इट प्रोटेक्ट द इरोजन ऑफ द एटमोस्फेयर बाय द सोलर विंड। यानी कि इसमें ये बोला कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन जो होता है इस स्फीयर का जो फॉर्मेशन होता है वो इंटरेक्शन होता है जब इंटरप्लैनेटरी मैग्नेट फील्ड है, यानी कि जो हमारे अर्थ में जो इन्वायरमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये क्रिएट हुआ है। पहली बात ये बोली गई आपसे, ठीक है, मैग्नेट यानी कि चुंबक की बात की जा रही है, तो चुंबकी जो क्षेत्र है उससे इसका निर्माण या बनावट तैयार हुआ है इसका। और दूसरा आपसे बोला गया है कि ये जो क्या नाम है मैग्नेटिक स्फीयर फील्ड है, इसका जो मेन काम है वो काम है ये प्रोटेक्ट करती है हमारे प्रोटेक्ट करती है इरोजन को एटमोस्फेयर के, यानी एटमोस्फेयर के इरोजन से इसको प्रोटेक्ट करती है जो सोलर विंड से आता है, यानी कि सूरज से जो अलाभकारी जो नुकसान देने वाली जो चीजें हमारे अर्थ पे आती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। तो इस हिसाब से आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन बनती है आपके पास ए फर्स्ट ओनली
सेकंड जो ऑप्शन है आपके बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 और डी नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करिए फिर डिटेल में बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ, यानी कि 1 and 2 दोनों ही सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, यानी कि सोलर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसमें एक चीज और जो आपको नोट करनी है कि ये करनी है कि जो मतलब जो क्वेश्चन से थोड़ा समझने के लिए आपके लिए कि जो इसकी स्पीड सोलर विंड की जो स्पीड होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये है 300 to 1500 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। और ये हमारे अर्थ में जो ये मैग्नेटोस्फीयर है ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है इसको इरोजन होने से। इरोजन का मतलब है यहाँ पे उसके अंदर कमी आने से। यानी कई बार आपने सुना होगा अंटार्कटिका वगैरह में ओजोन लेयर में होल हो गया, छेद हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सन के जो अल्ट्रा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे नुकसान करती है, उस चीज से हमारे अर्थ को, हमारे प्लेनेट को ये प्रोटेक्ट करती है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement are correct regarding the voluntary retention route scheme? यानी कि voluntary retention रूट स्कीम जो होती है इसके रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये आइडेंटिफाई करनी है। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट है जो मैं रीड कर रहा हूं। इट इज एम टू अट्रैक्टिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट के अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर है उनको एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम लेके आई गई है, यानी कि वॉलंटरी रिटेंशन रूट स्कीम लेके आया हुआ है। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस रूट इज फ्री ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स। अच्छा, इस रूट से अगर कोई बाहर का बंदा यानी कि फॉरेनर हमारी कंट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बिल्कुल फ्री है हर नॉर्म से, जितनी भी रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं उससे फ्री है, उसके लिए एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट में कितना शेयर हो इस रिगार्डिंग से वो टोटली फ्री है, वो फ्रीली अपना डिसीजन ले सकता है और हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकता है। ये बात बोली गई है। तो इस हिसाब से आपके पास है दो स्टेटमेंट हो गए। दोनों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि 1 ओनली करेक्ट है। सेकंड में बोला गया 2 ओनली यानी कि सेकंड करेक्ट है आपका। और थर्ड में बोला गया दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और लास्ट में बोला गया मतलब नाइदर 1 नॉर 2 यानी कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है। तो एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फिर डिटेल में बात करते हैं फिर इसके वॉलंटरी डिटेंशन रूट स्कीम के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपका, वो हो गया डी यानी कि नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों आप समझ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट में बोला गया था कि भाई ये एक तरह से इक्विटी स्कीम है, बल्कि ये इक्विटी की स्कीम नहीं है, डिवेंचर की स्कीम है। अब इक्विटी और डिवेंचर में पहले एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है जब किसी फर्म के अंदर कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है, ठीक है, तो इक्विटी में क्या होता है उसे ऑनरशिप ट्रांसफर की जाती है। मान लीजिए उसको किसी भी कंपनी में 100 शेयर है और 100 शेयर में से अगर उसे 51 शेयर मिल जाते हैं, 51% अगर शेयर मिल जाते हैं तो उस फर्म का, उस कंपनी का वो ऑनर बन सकता है। इसी तरह डिफरेंट मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं अपने जितना भी पैसा वो लगाते हैं उस फर्म के अंदर, उस कंपनी के अंदर, उस हिसाब से उस कंपनी का की जो मालिकाना हक है, ऑनरशिप, उसको ट्रांसफर की जाती है। मान लीजिए किसी ने 10% अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है तो 10% शेयर अगर उसके पास है तो 10% की ऑनरशिप उसके पास है। ये तो बात होती है इक्विटी में। और डिवेंचर में क्या होता है डिवेंचर में ऑनरशिप शेयर नहीं होती है, बल्कि वो ऐसे डेप्टर ट्रीट किया जाता है, डेप्टर मतलब क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है उसे एक फिक्स्ड रेट से, किसी भी एक फिक्स्ड रेट से उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। मान लीजिए उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 1000 रुपए का मान लीजिए 5% उसे मिलना है तो हर साल उसे 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा चाहे वो प्रॉफिट 100 रुपीज हो, 200 हो, उसको उसमें उस हिसाब से उसका शेयर बनेगा। यानी कि इक्विटी में क्या होता है कि जो अर्निंग होती है वो ज्यादा हो जाती है। और जो डेप्ट में जो होता है, डेप्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है फिक्स्ड होता है कि भी इस रेट से आपको इसकी एनुअली इनकम होगी।
तो ये डिफरेंस है। तो जैसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि ये जो स्कीम है वॉलंटरी रिटेंशन रूट स्कीम जो है ये फॉरेन पोर्टफोलियो को अट्रैक्ट करने के लिए है, बिल्कुल सही है, अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो इक्विटी मार्केट के लिए नहीं है ये, बल्कि ये है डिवेंचर मार्केट के लिए। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ गलती हो गई, इक्विटी नहीं था यहाँ पे, ये गलती होगी। अच्छा, दूसरा बोला कि ये दूसरा जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया इसके अंदर ये कि ये इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आएगा ये से हर तरह की रेगुलेटरी नॉर्म से फ्री होगा और उसमें उसका कितना शेयर होगा इसके लिए फ्री होगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर कि ये फ्री तो होगा हर तरह के नॉर्म से, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट करेगा उसे फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट, उसे मिनिमम एक फिक्स शेयर जो है उसे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, यानी कि वो पूरा अमाउंट एक साथ में विड्रॉ नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी इसमें ये कंडीशन तो ठीक थी कि भी ये फ्री है हर तरह की रेगुलेटरी नॉर्म से, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या कुछ मिनिमम अमाउंट है जो उसे वहां पे फिक्स रखना पड़ेगा, जिस फर्म में वो इन्वेस्ट कर रहा है वह उसे फिक्स रखना पड़ेगा, उसे टोटली वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, इसके अंदर ही है। तो यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट जो हो गई इसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई, कुछ ना कुछ मिस्टेक है दोनों में। तो आपका जो आंसर, जो करेक्ट आंसर है आपका वो डी हो गया, नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपका स्कोर कितना है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, और हाँ, अगर कोई सजेशन है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में से लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।